नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। इन दिनों चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में हो रही बेतहाशा बारिश से किस प्रकार की समस्याएं उपजी हैं, इसको हर कोई देख रहा है तस्वीरों के माध्यम से। मौसम की इस हद तक बेरुखी ये तस्वीरें पहली बार नहीं है। अगर हाल फिलहाल के समय की ही बात की जाए तो कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जो बताती हैं कि मौसम किस हद तक परीक्षा लेना शुरू कर चुका है। बात कश्मीर में आए सैलाब की करें, बात हम कर सकते हैं उत्तराखंड त्रासदी की, बात चक्रवाती तूफानों की भी कर सकते हैं जो आंध्र और उड़ीसा जैसे इलाकों में आते रहते हैं। इसके अलावा 2006 में मुंबई में जिस तरीके की बारिश और बाढ़ की समस्या आई थी उसको भी कोई भूल नहीं सकता है। हर मौसम की बात करें, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसकी जो तीव्रता है, उसका जो एक पैटर्न चला आ रहा था उसमें बदलाव आ रहा है। इस सबके कारणों की अगर बात की जाए, ये सारी घटनाएं जो हैं देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग समय पर हुई हैं, लेकिन इसके पीछे एक साझी वजह को माना जा रहा है, वह है मौसम में हो रहा लगातार बदलाव, जिसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। इस समस्या से हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है और इस समस्या से लड़ भी रही है। इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो पेरिस में एक क्लाइमेट समिट भी चल रहा है जहां पर 190 से ज्यादा देशों के लोग जुटे हुए हैं और किसी सर्वमान्य हल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके और ये जो तापमान बढ़ने की जो समस्या है इससे निजात पाई जा सके। भारत भी अपने हिस्से का काफी कुछ रोल अदा कर रहा है, तमाम टारगेट्स तय किए गए हैं, लेकिन देश और दुनिया के स्तर पर जो ये वायुमंडल की जो समस्या से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसमें आखिर इंडिविजुअल्स भी क्या रोल अदा कर सकते हैं, इस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे चर्चा में कि आखिर जलवायु परिवर्तन की समस्या कितनी विकराल हो चुकी है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए बहुत ही खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साइंस जर्नलिस्ट पल्लव बागला साहब, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हैं डी रघुनंदन साहब, आप सेक्रेटरी हैं दिल्ली साइंस फोरम के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। खास मेहमान डॉक्टर एल.एस. राठौर साहब हैं, आप डीजी हैं मौसम विभाग के और पूर्वानुमान की जो बातें हम सुनते हैं कि आखिर कहां पे क्या हो सकता है वो सब आपके विभाग से ही आती हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर वी.के. जैन साहब है हमारे साथ में, आपका बहुत स्वागत है। सी.के. वार्ष्णेय साहब हैं हमारे साथ, आप दोनों का बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ संतोष कुमार जी भी मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NITM के, जो कि डिजास्टर कंट्रोल से रिलेटेड जो समस्याएं पैदा होती है उससे आखिर कैसे निपटा जाए वो भी एक बड़ी चुनौती बन के निकल के आया। इन सब मेहमानों से उनकी बात जानेंगे, साझा करेंगे उनसे अपने तमाम चीज़ों के विचार और सवाल उनसे लेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। पूरी दुनिया इस वक्त जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के उपाय खोजने में जुटी है, लेकिन आम सहमत से किसी सर्वमान्य नतीजे पर पहुंच पाने में अभी कई अहम पड़ाव पार करना बाकी है। पेरिस में इस बात पर मंथन चल रहा है कि किस प्रकार विकास को प्रभावित किए बगैर इस सदी के अंत तक दुनिया के तापमान को औद्योगिकीकरण के पहले के स्तर के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़ने दिया जाए। लेकिन विकसित और विकासशील देशों के आपसी हितों के टकराव के चलते किसी कानूनी बाध्यकारी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभी तक सम्मेलन तो बहुत हुए हैं, लेकिन सहमति नहीं बनी है। चिंता इस बात की भी है कि अगर तमाम देशों ने कदम नहीं उठाए तो इस सदी के अंत तक दुनिया का तापमान 4.5 डिग्री तक बढ़ सकता है। दुनिया का तापमान बढ़ने से पीने के पानी और खाद्यान्न उत्पादन में तो कमी हो ही सकती है, साथ ही बाढ़, तूफान, सूखा और गर्म हवाएं चलने की भी घटनाएं बढ़ जाएंगी। इतना ही नहीं, समुद्र के बढ़ते जलस्तर के किनारे बसे शहरों के अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है, जिससे दुनिया भर में विस्थापन की समस्या बढ़ गई है। 19वीं सदी के तापमान के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 100 साल में पृथ्वी का औसत तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इस तापमान का 0.6 डिग्री सेल्सियस तो पिछले महज 3 दशकों में ही बढ़ गया है। पिछले कुछ दशकों में समुद्र के जलस्तर में सालाना 3 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सालाना 4% की रफ्तार से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या का सबसे बड़ा कारण ग्रीन हाउस गैसों का अधिक मात्रा में उत्सर्जन है, जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में सबसे ऊपर चीन है, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है। इसके बाद यूरोपीय संघ का नंबर है, फिर भारत और ब्राजील का नाम आता है। सभी देश अपने लिए लक्ष्यों को तय कर रहे हैं, जिसमें भारत भी अपनी भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहा है। पेरिस सम्मेलन से पहले ही भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 2005 के स्तर के मुकाबले 33 से 35% कटौती करने का वायदा किया है। इसके साथ ही भारत ने भी कहा है कि 2030 तक कुल बिजली उत्पादन में 40% हिस्सा कार्बन रहित ईंधन से उत्पन्न करेगा। वर्तमान जलवायु परिवर्तन की समस्या विकसित देशों की एक बड़ी देन है, जबकि विकसित देश सभी देशों पर एक समान बाध्यकारी कानून लागू करना चाहते हैं। ऐसे में भारत समेत तमाम विकासशील देश विकसित देशों पर अधिक जिम्मेदारी निभाने का दबाव बना रहे हैं। यही वजह है कि इतने सालों की मशक्कत के बाद भी कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं और वर्तमान पेरिस सम्मेलन भी इन्हीं आशंकाओं से घिरा हुआ नजर आ रहा है। 2015 में अगर कोई ठोस परिणाम नहीं निकले तो समस्या को विकराल होने से बचा पाना नामुमकिन हो सकता है।
तो कह सकते हैं कि पूरी दुनिया जुटी हुई है इस समस्या के समाधान निकालने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए पल्लव बागला साहब, सीनियर साइंस जर्नलिस्ट हैं। पल्लव बागला साहब, को लगता है कि कई बार हमारे देश में तब ज्यादा बहस होती है जब इस प्रकार, या कहा जाए चेन्नई जैसा कोई उदाहरण देखने को मिलता है, उत्तराखंड की त्रासदी जब सामने आती है, उसके अलावा शायद इस बहस को ज्यादा जगह नहीं मिल पाती। आपको लगता है समस्या बहुत विकराल है, उसके बारे में बात कम है? देखिए, समस्या विकराल है, लेकिन उस पर बातचीत भी होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। होता क्या है कि मीडिया में हम फोकस तब देते हैं जब बड़ी ट्रेजेडी आती है। लगातार कुछ ना कुछ करा जा रहा है इसके लिए, वो उस मात्रा में है कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला है कि नहीं, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी बातचीत होती है। हिंदुस्तान अपने हिसाब से जितने कदम लेने हैं वो लेता है। अब वो किसी को कम लगे, किसी को ज़्यादा लगे। अब अमेरिका तो चाहेगा कि हिंदुस्तान का डेवलपमेंट रुक ही जाए, क्योंकि वो अपने आप बढ़ाते रहे जिसमें। अब वैसा तो नहीं हो सकता। हमारे पास भी 250 से 300 मिलियन लोग हैं जिनके पास अभी भी बिजली नहीं है। उनको बिजली तो पहुंचानी है आपको कहीं ना कहीं से। ये तो कह नहीं सकते कि 700 बाकी जनता को बिजली मिले और बाकियों को नहीं मिले। ऐसा नहीं हो सकता, बराबरी तो मिलेगी। तो बिजली बढ़ानी है आपको तो किस तरह से बढ़ेगी? आपके पास इस वक्त सौर ऊर्जा पे जोर है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी थर्मल एनर्जी से ही बिजली बनेगी अगले 30-40 साल तक। जैसा भी कहा जाए, कोल जो है और गैस वो ही बड़ी मात्रा में बिजली बनाएगी, और उससे जो निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आप जितना बड़ा भी विलीन कर दें वो तो निकलेगा। हाँ, लेकिन आप रोक नहीं सकते। जी, ना चाहते हुए भी कोयले पर निर्भरता हमारी बनी रहेगी। रघुनंदन साहब, आपको लगता है कि ना चाहते हुए जिन चीजों को हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसको करते करते आज हम जहां आके खड़े हो गए, क्या अभी की परिस्थिति से ही वक्त हमारे हाथ से निकल चुका है, या अभी भी चेत के जो कदम उठाने की बात चाहे हिंदुस्तान अपने स्तर पर कर रहा है या दुनिया अपने स्तर पर कर रही, वो पर्याप्त है? मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि जितना खतरा सामने आ रहा है, कुछ तो कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे पल्लव ने कहा, और ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है तो हल भी अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। पर ये अभी तक हाथ से नहीं निकला है, बशर्ते हम ठोस कदम जल्दी से लें। अनुमान ये लगाया जाता है कि अगर हम 2020 तक, यानी कि अगले 5 साल के अंदर विश्व भर में जितना उत्सर्जन हो रहा है उस पे रोक लगा के फिर उसको घटाने का काम शुरू कर दें, तभी हम जो एक लक्ष्य सामने रखा है दुनिया में कि तापमान की बढ़त जो है वो 2 अंक सेल्सियस तक ही रहे, सीमित करने की बात की जा रही जी, वो अगर हम नहीं कर पाते तो 2 अंक सेल्सियस को पार करेगा। अगर वो होता है तो जिस घटनाओं के बारे में आप बात कर रहे थे वो और भी बढ़ेंगे और संकट और गहरा होगा जी। अफसोस की बात यह है कि आज तक, और पेरिस की आपने जिक्र की, जितने कदम उठाए जा रहे हैं उनसे नहीं लगता है कि हम 2020 तक इसको हम सीमित रख पाएंगे। शायद हम आगे उससे बढ़ेंगे। फिलहाल अनुमान यह है कि 2 अंक सेल्सियस पे शायद हम ना पहुंच पाए। इससे और गहरा होगा। इसका मतलब आज अगर नहीं करेंगे तो कल जो कदम उठाने पड़ेंगे वो और कठोर होने की जरूरत है। बिल्कुल, और पृथ्वी के अस्तित्व को ही लेकर सवाल उठने लगे। हमारे साथ में मौसम विभाग के डीजी साहब एल.एस. राठौर साहब मौजूद हैं। सर, अभी तक हम बीते कुछ दशकों के लिहाज से बात करें, जो जिस प्रकार का मौसम में बदला हुआ ट्रेंड एक देखने को मिला है, क्या एक निश्चित तौर पे कुछ बातें कही जा सकती हैं? आप कह सकते हैं कि साहब चूंकि ये ट्रेंड रहा है तो कम से कम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस प्रकार के बदलाव हम देखे जा रहे हैं, या ये परिभाषाएं हम गढ़ सकते हैं, कुछ इस प्रकार की चीजें तय कर पाया अभी हमारा हिंदुस्तान? देखिए, मौसम के संदर्भ में अगर देखें तो जितना जो वार्मिंग हुआ है और उसका परोक्ष प्रभाव जो जलवायु के चक्र पे पड़ रहा है, वो चिंता का विषय निश्चित रूप से है। और ये समेकित प्रभाव है जो समुद्र के तापमान में जो वृद्धि हो रही है और वायुमंडल के तापमान में जो वृद्धि हो रही है जी, उसका जो इंटीग्रेटेड इम्पैक्ट है, उसके कारण जो वायुमंडल के जो चक्र है और समुद्र के भी जो चक्र है उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन होते दिख पड़ते हैं। और उदाहरण के तौर पे अगर आप वर्षा के चक्र को इससे आप जोड़ के देखने का प्रयत्न करें तो वर्षा की मात्रा में तो कमी नहीं है, लेकिन जो वर्षा के दिनों में कमी हो गई है और उसका परोक्ष संबंध यह है कि कम एपिसोड्स में कम संख्या में अधिक बारिश गिर रही है। तो ये जो अतिवृष्टि की घटनाएं हमें यदा कदा देखने को दिख पड़ती है, ये उसका परोक्ष प्रभाव है। और अगर ये
क्रम जैसा रघुनंदन साहब ने कहा कि अगर हम 2020 तक कर पाते हैं तब भी जो उत्सर्जन हमने कर दिया और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका जीवन चक्र काफी लंबा है और उस लंबे चक्र के चलते उनका जो सकल प्रभाव है जी वो आगामी 50 वर्ष तक भी रहेगा। तो अगर आप बिजनेस एज यूजुअल भी करते हैं हाँ तब भी मैं नहीं समझता कि आप बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है आज की बिल्कुल। एक अलार्म बेल बज चुका है जिसको लेके कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। हमारे साथ सीके वार्ष्णेय साहब हैं, पर्यावरणविद हैं। वार्ष्णेय साहब को लगता है कि जब कभी भी एक पूरी सहमति बनाने की बात होती, जो कोशिश इस वक्त पेरिस में हो रही है, विकसित और विकासशील देशों के खांचे के बीच में आके ये मामला कहीं ना कहीं अटक जाता है। क्यों ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है जहां पे आके हम एक सहमति बना पाए? क्योंकि हम पृथ्वी के अस्तित्व को लेकर आज चिंता में हैं। देखिए, जहाँ तक ग्लोबल वार्मिंग का सवाल है और क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन का सवाल है, तो हमें उसकी थोड़ी सी ज़रा पृष्ठभूमि में जाना बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। और वो ये है कि जो विकासशील देश हैं उन्होंने उत्सर्जन पिछले दशकों में करीब करीब नहीं के बराबर किया हुआ है, लेकिन इसके विपरीत जो विकसित देश हैं ये आज की समस्या मुख्य रूप से उनके द्वारा जो उत्सर्जन हुआ है पिछले 3, 4, 5 दशकों में, तो उसकी वजह से है। मतलब आज की वर्तमान हमारी समस्या विकसित देशों की विकसित देशों की वजह से है। हालांकि हमारा जो आगे चलने का इरादा है, ग्रोथ है, उसमें हम भी कुछ थोड़ा सा उत्सर्जन करेंगे। लेकिन इसमें एक बात हमें और समझनी चाहिए कि आज पृथ्वी का औसतन तापमान 1 डिग्री बढ़ चुका है और हमें 2 डिग्री हमारे पास लिमिट है। तो 1 डिग्री में तो कुछ 20% देश हैं जिनकी आबादी दुनिया के कुल 20% है और वो विकासशील विकसित देश हैं और उन्होंने पिछले कई दशकों से बिना रोक टोक इतना उत्सर्जन किया है कि आज वो समस्या गंभीर हो गई है। और दूसरी बात यह है कि अब सिर्फ 1 डिग्री रह गया जिसमें 80% देशों को अपने आप में आगे बढ़ना है। आगे इसलिए बढ़ना है कि उनको जो मुख्य बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है जी। जैसे पल्लव ने बताया कि 300 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास बिजली नहीं है और मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। तो उन सुविधाओं को प्रदान करना तो हमारा एक कर्तव्य है। कर्तव्य मैं समझता हूं पूरी मानव जाति का कर्तव्य है। ठीक है जी। तो अगर उसको करने के लिए हमें छोड़ा जाएगा और हम उसको करने के लिए बाध्य हैं तो हमें फिर कार्बन स्पेस चाहिए जो कि धनाढ्य देशों ने घेर रखा है। तो पहली बात तो है कि उनको स्पेस खाली करना है। तो जब कोई आदमी आगे बढ़ जाता है फिर उसको पीछे हटने को कहा जाता है अपने रहन सहन में और रहन सहन के तरीके में, तो वहां पे उनको बहुत दिक्कत आती है और उसको वे बड़ी तेजी से और पुरजोर तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। तो एक तो मुद्दा यह है कि जो विकसित देश हैं वो अपनी जो जीवनचर्या है और जीवन शैली है उसके अंदर परिवर्तन करने के लिए राजी नहीं है, और जबकि विकासशील देश ये चाहते हैं कि उनकी भी साझेदारी इस कार्बन स्पेस में जो कि लिमिटेड है उसमें पूरी होनी चाहिए। तो हमें वहां पे एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और जस्टिफाइड स्पेस की जरूरत है। जी बिल्कुल, जिसकी लगातार भारत वहां पे वकालत भी कर रहा है। जैन साहब, आपको लगता है कि जो कोशिश अभी तक एक तरीके से जो विकास में विकसित देशों ने अभी तक किया है उसकी वर्तमान समस्या आज उनकी देन है, अब विकासशील देशों का वक्त आया है, अब वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, भारत भी उसमें शामिल है, तो जाहिर सी बात है इस समस्या के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि जिस प्रकार के कदम हिंदुस्तान ने उठाए, चाहे वो सोलर एनर्जी को लेके हो या अन्य रिन्यूएबल एनर्जीज को लेके हो, ये जो कोशिशें हैं ये पर्याप्त हैं, इसमें भी और ज्यादा लक्ष्य तय करने बाकी हैं? भारत जैसे देश के लिए जितना उसने स्वेच्छा से कमिट किया है अभी 33 to 35% if I am not wrong by 2030, that's a very very bold step, and that is keeping in mind कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत इस्तेमाल करेगी। इनफैक्ट इफ यू लुक एट द क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, वो 4 चीज़ों पे फोकस है उसका जी। रिन्यूएबल एनर्जी मेनली टू स्टार्ट विद और टू बिगिन विद सोलर एनर्जी, फिर एफिशिएंसी पे बहुत जोर है सारे सेक्टर्स में जी, वेदर इट्स योर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पावर सेक्टर, बिल्डिंग्स, अप्लायंसेस और व्हाटएवर, तो एफिशिएंसी पे बहुत जोर है। फिर वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन पे जोर है, फिर वाटर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट पे जोर है, वहाँ पे भी वाटर यूज एफिशिएंसी पे काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। देन एफॉरेस्टेशन, तो ये 4 या 5 जो बेसिक स्ट्रेटजीज हैं जिस पे भारत सरकार ने एक तरह से अपने को प्रतिबद्ध किया है टू मीट दिस टारगेट ऑफ 33 to 35%। बट रिमेंबर
भारत ने जो 33 से 35% कार्बन इंटेंसिटी की बात की है, जी तो इंडियन गवर्नमेंट शुरू से ही इस बात की पक्षधर रही है कि हमारे डेवलपमेंटल इम्परेटिव्स जी दूसरे देशों की अपेक्षा काफ़ी अधिक हैं, जहां आपके 500 मिलियन या 600 मिलियन पीपल, दे डोंट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, they don't have access to basic amenities. ठीक बात है, So जी। it is imperative that we factor in whatever we commit, we factor in our aspirations of our people, and therefore carbon intensity should be the yardstick जी rather than absolute emissions. बिल्कुल। संतोष जी, आपको लगता है क्योंकि आप डिजास्टर जैसी चीज़ों से आप लोगों का वास्ता होता है, हर गुजरते दिन के साथ में नई एक चुनौतियां जब आती हैं, चाहे पिछले कोई हादसे ले जाएं, वर्तमान चेन्नई के लिहाज से बात की जाए, लगता है आपको कि हमारी तैयारी पूरी है उस लिहाज से, क्योंकि जो भी समस्याएं होती है अपने आप में एक नए प्रकार की चुनौतियां लेकर आ रही हैं? मुझे याद है, स्मरण है पूरी अच्छी तरह जब हम यहाँ पे बैठे थे और कश्मीर के संदर्भ में चर्चा कर बिल्कुल, लगातार हम इस प्रकार की इस बार की बहस चर्चा को कर करते रहे रहते थे हैं। और वही मुद्दा फिर सामने आया है एक दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके का संदर्भ यह कि अगर हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, मुझे लगता है कि एक समग्रता से इसको देखने की ज़रूरत है। समग्रता का संदर्भ यह है कि अभी विश्व में 3 बड़े सम्मेलन हुए। मार्च में हमारा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का एक विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ सेंडाई में, जापान में, जिसमें 174 देशों ने कमिट किया कि हम जोखिम को कम करेंगे, पोस्ट डिजास्टर सिनेरियो पे कम ध्यान दें, ज़्यादा ध्यान हम रिस्क रिडक्शन के बारे में करें। दूसरी जो सम्मेलन समाप्त हुई अक्टूबर में, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा के बारे में बात हुई। विश्व के सभी देशों ने उस पर एक अपनी सहमति जताई कि हम जो भी ऐसा विकास करें, जो विकास एक संवेदनशील विकास हो और एक संपोषक विकास हो, सस्टेनेबल हो। तीसरी जो बात हो रही है, ये समिट के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, जी। ये तीनों अलग नहीं है एक दूसरे से, तीनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और यहाँ पे इंटीग्रेशन की जब हम बात कॉमनलिटीज देख रहे हैं और कॉज और इफेक्ट की हम एनालिसिस कर रहे हैं, कॉज कहाँ है और इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है। जब हम चेन्नई को देख रहे हैं, कश्मीर को देख रहे हैं, उत्तराखंड को देख रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये तीनों में कहीं असामंजस्यता है और उसी के कारण हम इसका प्रभाव देख रहे हैं। मतलब हम एक घटना से सीख नहीं ले रहे हैं और आगे के लिए तैयारी नहीं कर नहीं पा हो रहे। रहा है। दूसरी ये बात है कि जो पूरे विकास के हमने जो मापदंड तय किए, उस विकास के संदर्भ में क्लाइमेट चेंज, उस विकास के संदर्भ में जो हमें क्या चाहिए वो क्लैरिटी नहीं है, और उसके संदर्भ में हमने अंधाधुंध विकास भी किया। ये भी कह सकते हैं कि या तो इग्नोरेंस से हुआ है या फिर जानबूझकर हुआ है। तो ये दोनों तरीके से हुआ, कहीं इग्नोरेंस हुआ है जानबूझकर, और लेकिन प्रभाव क्या हो रहा है कि ये हालात चेन्नई की तरह बन रहे हैं। ये एक अनप्रेसिडेंट इवेंट है जिसमें ये कह सकते हैं कि कितनी भी हम तैयारी करें तो शायद हम कोप नहीं कर पाए। एक ऐसी स्थिति बनी, ठीक बात, हो जी। सकता है कि भविष्य में इससे भी ज्यादा भयावह स्थिति बने जिसको शायद हम पूरी तैयारी के बावजूद भी कोप नहीं कर सकते। तो अमूमन ये कोशिश हमें रहनी चाहिए इस स्तर पर जब हम बात कर रहे हैं कि तीनों की समग्रता में अगर हम एक प्लान बनाते हैं कि इफेक्ट इसका कम हो, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इससे भी एक बड़ी स्थिति को ध्यान में रखें और आगे बढ़ने का कार्यक्रम। बिल्कुल, शायद उस विजन की जरूरत है जहां पे हम बहुत दूर का सोच सके कि अगर इस प्रकार की समस्याएं आती तो उससे कैसे निपटा जाएगा। लेकिन उस निपटने वाली चीज को लेके हम अब अगले दौर में बात करेंगे, आखिर वो तरीके क्या हो सकते हैं, वो दूरदृष्टि वाली सोच क्या हो सकती है जिसके आधार पे हिंदुस्तान में एक योजना बने, इस प्रकार के प्लान बने और किस तरीके से उस पर आगे बढ़ा जाए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी। Now the national news channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. हर दिन बदलती खबरें, हर पल बनती नई सुर्खियां, खबरों की रफ्तार के साथ हर दोपहर दुनिया की ताजा तस्वीर। दोपहर समाचार रोजाना 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर। दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन, उसके होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर लगातार ये बात हो रही है। आखिर समस्या कितनी विकराल हो चुकी है, सबको मिलकर लड़ना होगा। ना सिर्फ हिंदुस्तान अपने स्तर पे, बल्कि पूरी दुनिया को, बल्कि समाज को भी आगे आना होगा। तमाम ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है। आप में से सवाल लेते हैं। कौन पूछना चाहेगा? अपना हाथ उठाइए जी, पूछिए। सर, मेरा ये पूछना है कि विकसित देश और विकासशील देश की जो आपस में लड़ाई है, वो मुझे लगता है कि दोनों आपस में, विकसित देश इस बात को समझना ही नहीं चाहते कि कहीं जलवायु परिवर्तन में कुछ हो रहा है, क्योंकि वो हम ये मानते हैं कि वो बुद्धिमान है, विद्वान है, सब कुछ है, फिर भी वो साथ नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि उन्हें रियल में नहीं लगता कि ऐसा कोई हो रहा है, और केवल वही विकासशील देशों पर ही इस प्रकार का दबाव डाल रहे हैं। दूसरी बात है कि ऐसा लगता है कि हम ये कहते हैं कि हम पृथ्वी खतरे में, लेकिन असल में हम खतरे में हैं। मानव जीवन खतरे में है। पृथ्वी तो अपनी चाल से चल रही है। जैसे 12,000। ठीक बात है। पृथ्वी अपनी चाल से चल रही है। पल्लव साहब, आपको लगता है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच के द्वंद्व में कहीं ना कहीं पृथ्वी का अस्तित्व ही सबसे ज्यादा खतरे में पड़ गया, जिसकी बात होती है, और मानव जाति भी? देखिए, पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में नहीं है। पृथ्वी अपने उस पर चलेगी, और आगे भी एडजस्टमेंट जो है ह्यूमैनिटी को ही करना पड़ेगा। पहले भी आपने देखा है, बहुत ढेर सारे एनिमल्स और प्लांट्स थे जिनका एवोल्यूशन हुआ, वो कम हुआ। उसी तरह से एक दौर आएगा जिसमें कि जो ह्यूमन रेस का डेवलपमेंट है वो रुकेगा और दूसरा कुछ आगे बढ़ जाएगा। तो पृथ्वी और जो एवोल्यूशन है वो तो चलता रहेगा, लेकिन उसमें ह्यूमैनिटी का क्या रोल रहेगा, ह्यूमन बींग्स का क्या रोल रहेगा, वो अलग बात। और जहां तक बात रही डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस की, देखिए बहुत सीधी सी बात है। हिंदी में एक कहावत है, ना 100 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ना $100 बिलियन पैसा आएगा, ना क्लाइमेट चेंज थमने की बात आएगी। मतलब हम उम्मीद ना रखें क्या पेरिस जैसे सम्मेलनों से? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से भी पेरिस से भी कई सम्मेलन और निकल जाएंगे, कि कहीं से भी इतना पैसा जुगाड़ा जाएगा। करना हिंदुस्तान को अपने बलबूते पे, अपनी जनता के लिए अपने आप है। जो कि अगर हम ये चाहेंगे कि अमेरिका अपना डेवलपमेंट रोक के आपको पैसा दे देगा कि आप अपनी जनता के लिए बढ़ा ले कार्यक्रम, तो ये नहीं होने वाला। ठीक बात है। अपने हिस्से अपने रास्ते निकाल ले। हम कुछ और सवाल लेते हैं। जी, पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इंडिविजुअली, पर्सनली हम किस तरह से, लाइक एफोरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर ट्रीज, इसके अलावा और कौन से मेजर्स हैं जो हमें अपनाने चाहिए? जी, और कौन सवाल पूछ? जी, मेरा सवाल ये है कि जो पेरिस में समिट हुआ, उसके बाद जो है इन चीज़ों पर बहस तो हो गई, या फिर प्लान बन गए, एजेंडे तैयार हो गए कि हम ये करेंगे या वो करेंगे। जैसे हिंदुस्तान की तरफ से मोदी जी ने कहा कि सोलर प्लांट पर ज़्यादा फोकस होगा, लेकिन अभी सर ने कहा कि हम काफ़ी साल तक, आने वाले बहुत सालों तक डिपेंडेंट रहेंगे कोल पर और गैसों पर। तो इससे, क्योंकि पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री और बढ़ चुका है, तो आने वाले सालों में क्या इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये हम लोगों के लिए कैसे सेफ रहेगा? जी, और कौन सवाल? जी, पूछिए। सर, मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में एक, जैसे आपने कहा था कि समग्रतापूर्वक सोचना चाहिए, तो यदि इससे आपदा को जोड़ा जाए तो जो चेन्नई जैसी समस्या है सर, उस प्रकार की समस्या, ऐसा नहीं लगता है कि जवाबदेहिता की भी कमी है कहीं हमारे नगर निगमों की जो प्रबंधन की कमी छोड़ देता है। इस प्रकार की बाढ़ वगैरह आने के पीछे उनकी भी जवाबदेहिता तय की जानी चाहिए। इस प्रकार की जवाबदेहिता से वे लोग बच जाते हैं, और सब कुछ एक तरह से कि भाई ये जलवायु परिवर्तन की वजह से ही हो रहा है। निश्चित जलवायु परिवर्तन तो है, लेकिन प्रबंधन की भी कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। ठीक है, जल्दी से पूछे सवाल, फिर जवाब लेते हैं। सर, जहाँ तक विकसित और विकासशील देशों की बात है, तो ऐसा नहीं है कि विकसित देश अपने स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं और विकासशील देशों को अपने साथ लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं वो। जी, ठीक है। रघुनंदन साहब, आपको लगता है कि डिफॉरेस्टेशन की जो बात थी कि पौधों, मतलब पेड़ पौधे बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, आपको लगता है वो भी एक बड़ी कोशिश है? क्योंकि भारत ने अपना जो प्लान दिया है आने वाले समय में, उसके बारे में कई टारगेट्स सेट किए हुए हैं, आपको लगता है ये भी एक बड़ी कोशिश के तौर पे हो सकता है? हाँ, हो तो सकता है, पर मेरा ये मानना है, एक तो ऊर्जा को पैदा करना
प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जितना जोर दिया गया है कि सौर्य शक्ति और पवन शक्ति को इस्तेमाल करके हम करेंगे, इसके अलावा मुझे लगता है कि 3 मेजर एरियाज़ हैं जिस पे और जोर देना चाहिए, जो हमने कुछ छेड़ी है बात, पर इसकी मेरे ख्याल से हमने जितनी गहराई से देखना चाहिए था शायद नहीं किया। एक है ट्रांसपोर्ट, यातायात का। जी। जितना हम निजी ट्रांसपोर्ट पे निर्भर रहेंगे और इसको आगे फैलाएंगे, उतनी ये दिक्कत ज़्यादा होगी। अब दिल्ली में आप देख ही रहे हैं हालत, क्लाइमेट चेंज पे असर पड़ता है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे भी असर पड़ता है। एक ये। दूसरा जो आपने कहा फॉरेस्ट के बारे में, एक तरफ हम कहते हैं कि फॉरेस्ट को जितना बढ़ाएंगे उतना हम कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे और इसलिए जो दुष्परिणाम है उसको हम कर पाएंगे। पर दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि नई शहर बने, नए उद्योग लगे, खान बने, और उसके लिए हम फॉरेस्ट को त्याग देने के लिए तैयार हैं। तो शायद वहां बैलेंस बनाने की जरूरत बहुत ज़रूरत है। तो डिफॉरेस्टेशन को रोकना और उस पर काबू रखना, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, जो हम उतना उस पर जोर नहीं दे रहे जितना देना चाहिए। राठौर सर, आपको लगता है कि जिस प्रकार का ट्रेंड है, आपने कहा कि जो एक चीज़ें देखने को मिल रही है, बदलाव हम लगातार देख रहे हैं मौसम के लिहाज से, हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कह सकते हैं जो स्मोक देखने को मिलता है, मुंबई के लिहाज से भी बात की जाए तो वहाँ भी एक पीले रंग की धुंध सी नजर आती है। इस प्रकार के लगातार जो बदलते मौसम के प्रभाव हैं, आने वाले समय में और ज़्यादा बड़ी चुनौती किस प्रकार के सामने आ सकती है हमारे लिए? देखिए, जहां तक मौसम के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो तापमान की वृद्धि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये आपके खाद्य सुरक्षा से सीधा संबंध रखती है। जो फसलें आज इस तापमान में आप आज उगा पा रहे हैं, अगर तापमान में 2 अंक की वृद्धि हो गई तो उस स्थान पर वो फसल वह जलवायु उस फसल के अनुकूल नहीं रहेगी, जाहिर सी बात है। हम ये चक्र में बदलाव देख रहे हैं। हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं, खासतौर से हिमालय के क्षेत्रों में जाएं, सेब के जो बगीचे थे, वहां जो लो ऑल्टीट्यूड पे बगीचे थे, वहां पर अब वो पैदावार नहीं मिलती। चाहे आप गेहूं की पैदावार को देख लें, अगर जैसे मार्च के अंदर अगर तापमान का 2 सप्ताह में वृद्धि हो जाती है, सामान्य से अगर 2 या 3 डिग्री अधिक रहता है तो उसकी उत्पादकता में तीव्र गिरावट आ जाती है। तो तापमान अपने आप में ही एक बड़ी समस्या है, बाकी चक्रों की बात तो छोड़े। अब दूसरा सीधा संबंध जो है जल की उपलब्धता है, और उसमें भी खास तौर से शुद्ध जल की उपलब्धता। ठीक बात है जी। और जब तक जल शुद्ध नहीं होगा, चाहे वो अब जिस मानव के प्रयोग की बात छोड़े, अब बाकी जो पूरा बायोडाइवर्सिटी के चलने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता है। मैं कहूंगा सिंचाई के लिए भी शुद्ध जल की आवश्यकता है। आज आपको वो भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपकी भूमि के अंदर जो है आर्सेनिक हो या बाकी मोलिब्डेनम हो या हैवी मेटल्स की मात्रा बढ़ रही है, और वो जब आपके खाने में आ जाता है, जाहिर सी बात है समस्याओं का बिल्कुल एक नया क्रम देखने को। कुछ और सवाल जल्दी से लेते हैं जी, पूछिए। सर, जो भी अभी प्रॉब्लम आ रही है, इसके बाद हम हमेशा चर्चाएं क्यों करते हैं? इसके लिए कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठाते कि हमें चर्चा या सभा करने की कोई जरूरत ही ना पड़े? जी, सम्मेलन बहुत हैं, निदान की कमी नजर आती है। मेरा सवाल ये है, 3 आपदाएं हो चुकी हैं, तो भारत सरकार इस पर कोई कदम उठा रही है कि 14 आपदाएं ना आए, या फिर चर्चा के लिए तैयार रहें? जी, और कौन सवाल पूछना चाहेगा? जी पूछिए। सर, जैसा कि आपने कहा कि चेन्नई में जो घटना घटी है, उसके बाद आप बातचीत कर रहे हैं। सर, आने वाले 30-40 साल तो हम तब देखेंगे जब हम आपका अपना आज का अस्तित्व देखेंगे। ठीक है, कुछ और सवाल जल्दी से लेते हैं। जी पूछिए। सर, मेरा सवाल है, जिससे मानव जाति तो अपने बचाव के लिए काम करेगी और आगे भी करती रहेगी, पर ऐसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अन्य प्रजातियों को नुकसान होता है, उनके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? क्योंकि वो भी संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉमन तौर पर जो हैबिटेट डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? जी, माइक पास कीजिए। जी पूछिए। सर, हमारी सभ्यता में प्राचीन काल से ही नदियों और पेड़ों को संरक्षण दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज देखा जाए तो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है या नहीं, या हमारी लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है? जी, वार्ष्णेय साहब, आपको लगता है कि जिस प्रकार के नियम कायदे कानून वर्तमान में हमारे पास में है, आपको लगता है कि इस प्रकार की समस्या से टैकल करने के लिए पर्याप्त है, और ज्यादा प्रभावी कानून भी बनाने, उनको और लागू करने के तरीके को भी प्रभावी बनाना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कानून अकेले से कुछ काम ज़्यादा चलता नहीं है।
पहली बात तो यह है कि हमें इनको प्रभावी करना है, और दूसरी बात है कि हमें जनमानस का जो एक एटीट्यूड है, जिसको कहना चाहिए कि उनकी जो पर्यावरण के लिए निष्ठा है, उसको भी हमें बदलाव करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे मैं बता दूं कि आखिर ये समस्या होती कैसे। हम सब इसके समस्या के कारण हैं, क्योंकि आखिर ये ऊर्जा किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, जो भी लोग हैं उन्हीं के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो हमें ऊर्जा का, जैसे एक प्रश्न पूछा गया था, हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम इसको फैला सकते हैं कि पहले तो हम अपनी ऊर्जा की कमी, इस्तेमाल में कमी लाएं, और दूसरा पेड़ पौधे लगा के समस्या का हल नहीं हो सकता है। ये एक टेम्परेरी और बहुत छोटा सा रिलीफ हो सकता है। अगर हम सारी दुनिया में हर चीज़ को हटा के पेड़ पौधे लगा दें, फिर भी जो अधिक मात्रा में उत्सर्जन हो रहा है उसको सारे पेड़ पौधे अपने में नहीं सोख सकते हैं। हाँ। तो पेड़ पौधों को भी हमें समझना चाहिए कि उनकी भी एक सीमाएं हैं, और उस सीमाएं के अंदर हम पहले सबसे पहले करें उत्सर्जन की कमी करें। बिल्कुल उन सीमाओं को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत। एक चीज और बताना चाहता हूं कि जहां तक कि चेन्नई के बाढ़ का सवाल है, वहां पर ये केवल हमारी समस्या नहीं है, हमारे उत्सर्जन से ये समस्या नहीं उत्पन्न हुई है, ये समस्या उत्पन्न हुई है ताकि ये विश्व के उत्सर्जन से है, और जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी डेवलप्ड देशों की है। बिल्कुल तो सही बात, आपने इस बात का जिक्र किया कि विकसित देशों ने किस प्रकार की समस्या स्वयं में सक्षम नहीं है, बल्कि हमको इसमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। लोगों को समझाना है कि उत्सर्जन कम करें, ताकि आगे सरकार और समाज को आना पड़ेगा। जैसा आपको लगता है कि जो बैलेंस बनाने की बात वार्षिक साहब कह रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी किस तरीके से चीजें आ सकती हैं सामने? वार्षिक साहब ने उसका जो जिक्र किया कि एटीट्यूडनल चेंज, तो ईच वन ऑफ अस इफ वी रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट, हमें अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि मेरी जो लाइफ स्टाइल है, डेली का जो दिनचर्या है, वो सुबह से शाम तक मेरी कितना कार्बन फुटप्रिंट है मेरा। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, एक इंडिविजुअल अपना कार्बन फुटप्रिंट खुद एस्टिमेट कर सकता है। तो मेरा तो सुझाव ये होगा, जितने भी यंगस्टर्स बैठे हैं, कि आप अपने कार्बन फुटप्रिंट का एक एस्टिमेट करें एंड ट्राई टू इफेक्ट ए 10% और 20% रिडक्शन इन दैट कार्बन फुटप्रिंट। ओके, सो एज एन इंडिविजुअल दैट्स समथिंग वी कैन डू। व्हाट द गवर्नमेंट्स कैन डू, व्हाट थ्रू टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस एंड सम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म, वो एक अलग चीज है। बिल्कुल, लेकिन वो समाज के तौर पे भी काम करने की जरूरत है। कुछ और सवाल लेते हैं। जी पूछिए। अब जहाँ तक प्रदूषण की बात करें, उसका एक बड़ा प्रदूषण का भाग कारों से आता है, तो क्या इसमें लोगों की मानसिकता बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी कि अगर कोई व्यक्ति कार से ऑफिस अपने कार्यालय जाता है, वो व्यक्ति एक जाता है पर वो कार इतनी बड़ी ले लेता है कि उसमें 7-8 जने आ सकते हैं आराम से, तो ऐसा करना पड़ेगा क्या? लोगों की बिल्कुल मानसिकता में चेंज करनी पड़ेगी दिल्ली से? ठीक है, कारों के इस्तेमाल को लेकर और कौन सवाल पूछ रहा है इधर? जी पूछिए। जैसा कि ये प्रदूषण का जो कारण है वो डेवलपमेंट प्रेशर के कारण है, तो जो भी डेवलपमेंट एजेंसी है, जो भी उसमें स्टेक होल्डर है, उसके रेगुलेशन के लिए हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट है क्या, लोकल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, टॉप लेवल पे या मिडिल लेवल पे? क्योंकि बिना रेगुलेशन और मैनुअल बनाए हुए डेवलपमेंट प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम इसको किस स्तर तक कंट्रोल करेंगे, उसको हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं? जी, एक मौजूद सवाल है संतोष जी, आपको लगता है सर? हाँ, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अभी भारत सरकार जो स्टेज 4, भारत स्टेज 4 से 5 की बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं, दिस इज प्रिसाइसली a step in that direction only to make your transport system more energy efficient and less polluting. And same thing goes for power sector. The government is serious now in putting some cap per megawatt of power generated from, let's say, power plant. One could have a ceiling, not so much, beyond this much carbon dioxide emissions per megawatt. बिल्कुल, ये इन दोनों ही चीजों पे काम हो रहा है, जाहिर सी बात। संतोष जी, एक सवाल इधर से भी आया था कि चेन्नई जैसे उदाहरण देखने को मिले, या इसके अलावा एक ब्लूप्रिंट की बात हुई। कई बार जब समस्याएं हमारे सामने आके एक विकराल रूप ले लेती, तब हम सोचते हैं कि शायद इसके लिए हमारे पास पे कागजों पे भी कुछ तैयारी होनी चाहिए थी, और जमीन पे कर पाने की चीज तो एक बाद में नजर आती है। लेकिन जहां तक मैंने अपनी चर्चा शुरू की थी, तो उसमें समग्रता की बात कही थी, और इसमें एक ब्लूप्रिंट की आवश्यकता है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। और यही जो मैं बात कर रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक चर्चा हुई, लेकिन भारत में पिछले, अगर आप बात करते हैं कि कुछ वर्षों में
इतने सारे आयाम नए स्थापित हुए, जो इनोवेशंस हुए हैं इस सेक्टर में। आपने दो बड़े उदाहरण आपको मैं दूंगा, एक फाइलिन हुआ और हुदहुद हुआ। उस समय भारत सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये तय किया कि हमें मौसम के बारे में पूर्वानुमान करना बहुत ज़रूरी है और जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होते हैं उसको समझना जरूरी है। राठौर साहब यहाँ बैठे हैं, कई उस समय ब्लॉग्स लिखे जा रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि भारत ने अंडर एस्टिमेट किया वार्निंग को, और भारतवर्ष में जब इनसे पूछा गया और आईएमडी के बारे में कहा कि नहीं, हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं, हमारी जो अपनी क्षमता जो विकसित की है वो बिल्कुल जितना हमने प्रेडिक्ट किया है ऑब्जर्व भी उतना ही आएगा। तो एक वैज्ञानिक तरीके से जो हमने इसको एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़े, और जब एक्चुअल भी वही हुआ, और मौत जो पहले 1999 में करीब 13,000 लोग साइक्लोन में मरे, यहाँ पे केवल 10 से 12 लोग मरे, तो एक रिडक्शन हुआ है। ऐसा नहीं कि हम एक निराशावादी के रूप में चले, लेकिन अभी जो प्रयास हो रहे हैं, जो चेन्नई के संदर्भ में आपने कहा और जो आपदाएं हो रही हैं, इसके लिए ब्लूप्रिंट की आवश्यकता है कि हम ही कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सरकार कुछ करेगी। इसमें इसको एक जन आंदोलन के रूप में देखें। अगर एक इंडिविजुअल अगर जो बाढ़ में जैसे फंसे हैं उनको जरा सा भी जानकारी हो कि इस तरह की परिस्थिति में अगर हम फंसते हैं तो हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व। ठीक है, कुछ और सवाल जल्दी से लेते हैं। जी पूछिए। हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं कि आज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन मेरा ये प्रश्न है, सोलर एनर्जी आज ए मास स्केल टू द मासेस, ये हम प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कोई है क्या? अभी तक कुछ आया है क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क या अफोर्डेबिलिटी का हिसाब किताब कुछ अभी हुआ है क्या? ये सवाल। एक सवाल और फिर जवाब लेते हैं इस बात पे। जी सर, अब हमें पता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ऐसे में लोगों की जानें भी जाती हैं जब त्रासदी होती है, तो अब हमारा कोई ऐसा सिस्टमैटिक प्लान है जिसके चलते हम जानों को जाने से बचा सकें? जी बिल्कुल, बहुत कोशिश हो रही। पल्लव वागला साहब, ये जो बात निकल के आई कि सोलर इसको लेके सोलर अलायंस भी भारत की पहल पे किया गया, 121 देशों के साथ में मिलकर, कम से कम इस मुद्दे पे भारत पूरे विश्व में अगवाकारी करता नजर आ रहा है, कम से कम बड़ी तरीके से अपनी बात रखता नजर आ रहा है। आपको लगता है कि ये आने वाला कल का एक सच है जिसमें भारत एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है? देखिए, सोलर अलायंस बना है, हिंदुस्तान ने पहल ली है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो सनी नेशंस है उनका अलायंस बना है। हिंदुस्तान में भी 300 दिन से ज़्यादा सूरज निकलता है, सूरज से ऊर्जा बनाई जा सकती है। लेकिन देखिए साहब, सौर ऊर्जा में एक बड़ी कमी है, वो अक्सर हम भूल जाते हैं, रात में सूरज नहीं निकलता है। क्या आप आधे दिन सूरज की रोशनी से ऊर्जा बना के खुश रहेंगे? रात में कह दिया जाए कि नहीं साहब अब सूरज चला गया, बिजली नहीं मिलेगी, बंद, लाइट ऑफ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एनर्जी मिक्स जो है वो प्रॉपर रखना पड़ेगा, केवल बैलेंस की बात कही जा रही है, बैलेंस तमाम रखना चीजों पड़ेगा। जी। पूरा जो एनर्जी मिक्स है उसमें आपका कोल, गैस, न्यूक्लियर, सोलर और विंड, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब का मिक्स होना है। अगर ये कह दें कि हम केवल रिन्यूएबल की तरफ जाएंगे और उससे ही सारा काम चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस वक्त वो ग्रिड जो है फिर कोलैप्स करेगा। जैसे अभी पीछे कोलैप्स हुआ था ग्रिड एक बार, वैसे ही ग्रिड कोलैप्स करेगा। तो आपको पूरा एक जुडिशियस मिक्स रखना है और उसकी पूरी तैयारी से आगे बढ़ना है। अभी जो मैं देख रहा हूं, सोलर पे बातें ज्यादा हो रही हैं, और आने वाले टाइम पे कितनी डिलीवरी होगी वो बड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, 4 रुपए 4.63 पैसे यूनिट पे इस वक्त लास्ट बिडिंग पे गया है। अब वो सन एडिसन वाले सोलर प्लांट लगाएंगे भी कि नहीं, इसमें पे मुझे तो बहुत डाउट है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आखिर जो पूरी कोशिश चल रही है, चाहे वो समाज के स्तर पर इस प्रकार की बहस को जीवित रखा जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, या दुनिया के स्तर पर इस बात को लेकर लगातार कोशिश हो रही है कि एक सर्वमान्य तरीके से कानूनी हल निकल के आए जिसको हर एक देश अपने अपने तरीके से मान सके, वो क्या है, कुछ रास्ते हो सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे
सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं, खबरें जो बढ़ाएंगी हौसला और विश्वास, उम्मीद भरी खबरें जो लाएंगी मुस्कान। गुड न्यूज इंडिया। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभाव को लेकर। आखिर ये रास्ता जा कहां रहा है और कैसे इस निदान की ओर आगे बढ़ा जाए, इस बारे में लगातार हम बात करते रहे। संतोष जी, आप लगता है फाइनल कमेंट के तौर पे कि जो कुछ चीजें भी अभी हम लोग कर रहे हैं, इसमें और क्या चीजें जोड़ी जा सकती हैं, कम से कम सरकार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, कि ये जो चीजें हैं भले ही घटित होंगी लेकिन इसको मिनिमाइज किया जा सके? देखिए, एक तो बहुत सही है जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कि हमारे रिस्क और मेनी फोल्ड मल्टीप्लाई होंगे और अप्रत्याशित घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। एक फैक्ट है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि हम एक इनविजिबल जो हमारी चीज़ें हैं, जो डिजास्टर के पहले की जो तैयारियां हैं, जो जोखिम को कम करने की, उस पर ज़्यादा फोकस करें। इनविजिबल को विजिबल बनाएं। जो रिस्पॉन्स है वो हमारा बहुत विजिबल है, इसलिए सारा फोकस वहाँ होता है। अभी ज़रूरत है फोकस शिफ्ट करके रिस्क रिडक्शन को विजिबल बनाएं जो इनविजिबल है, और उसके लिए राज्यों के स्तर पे और लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे, जहां समुदाय की सहभागिता बहुत ज़्यादा चाहिए, वो उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेट लेवल पे और नेशनल गवर्नमेंट का एक सपोर्टिव रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशनली। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो पूरी जो प्रयास होनी चाहिए संदर्भ समग्रता को लेते हुए, तीनों को एक देखें कि कॉमनलिटीज क्या हो सकती है, जलवायु परिवर्तन, संपोषक विकास और आपदा प्रबंधन के न्यूनीकरण के। तो इस तरह से तीनों को जोड़ते हुए एक साझा कार्यक्रम जिसमें बने, जहां पे हम रिस्क रिडक्शन को लोकल लेवल पे कम कर सके। ठीक है। जैसे आपको लगता है कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया अपना एक एक्शन प्लान की बात करती है, एक इंडिविजुअल कंट्री अपने एक्शन प्लान की बात करता है, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा विविधता वाला देश है, क्या हर राज्य के लिहाज से भी इस प्रकार की कोशिश होनी चाहिए, हर स्टेट का अपना एक एक्शन प्लान हो, कम से कम उस पर वो कोशिश करे? ज़्यादातर राज्यों के अपने अपने स्टेट एक्शन प्लान्स हैं। कितने प्रभावी हैं सर वो? अभी तो शुरू ही हुए हैं, लेकिन अगर आप भारत का भी एक्शन प्लान देखें तो ये बहुत ही इंटीग्रेटेड प्लान है। दो चीज़ों के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। राठौर साहब ने एग्रीकल्चरल एक तरह से फूड सिक्योरिटी की बात की, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की। इंडियन गवर्नमेंट के दो स्कीम्स हैं। एक तो है नेशनल स्कीम फॉर क्लाइमेट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर, और दूसरी है नीरांचल है शायद, और उसके अंतर्गत वाटरशेड मैनेजमेंट एंड प्रॉपर water resource management. You look at afforestation, you look at the exploitation of renewable energy sources, waste to energy conversion, efficiency in all sectors of your economy. So the Indian government's blueprint is very comprehensive. If it works, it will definitely deliver results. I think most of the states in India, they have prepared their own action plans, and it's only a question of how effective those plans are implemented. ठीक है। वाशने से आपको एक आखिरी कमेंट कि आपको लगता है कि जो कोशिश है पेरिस में इस वक्त चल रही है, पर कैपिटा अगर इमिशन के लिहाज से देखा जाए तो हिंदुस्तान अभी काफी पीछे। आपको लगता है कि जो कुछ भी निगोशिएशन चल रही है, कुछ ऐसा निकल के आएगा, कम से कम विकासशील देशों के लिहाज भी बहुत कुछ चीजें होंगी उसमें? देखिए, वहाँ पे जो कश्मकश चल रही है वो तो यही चल रही है कि विकासशील देशों को थोड़ा सा विकसित होने के लिए जो स्पेस मिले उसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, रिस्क रिडक्शन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है।
लेकिन कभी कभी जो हमारे यहाँ जो एक डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, उसमें हमने सिर्फ रिस्क को बढ़ाया है। चेन्नई का अगर हम एग्जाम्पल लें तो बारिश तो अपने मौसम के हिसाब से थोड़ी ज्यादा कम हमेशा होती ही रहती है, कभी ज्यादा होती है और इस वक्त थोड़ी ज्यादा हुई है और एक साथ हुई है। लेकिन इसके साथ हमें ये देखना चाहिए कि जहां पे बाढ़ आई है वो स्थान है कहाँ? वो स्थान वो थे जिनको हम वेटलैंड कहते हैं, जो निचले स्थान थे और जिसमें प्राकृतिक रूप से पानी इकट्ठा होता था। तो उस जगह जाकर के हमने भवन निर्माण किया, हमने IT कॉरिडोर बनाया, तो नेचुरली फिर पानी को इकट्ठा रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो अपने आप बाढ़ की स्थिति तो बनेगी। तो हमें एक बहुत समग्र रूप से सिटी प्लानिंग करनी चाहिए, जिसका कि मैं समझता हूं कि अभी तक हमको कहीं पे उदाहरण नहीं मिलता है। जैसे दिल्ली में हम देखते हैं कि जमुना के थल के अंदर, जिसको हम कैचमेंट कहते हैं, कई सारे निर्माण हुए हैं और इसमें फिर हमको बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। जैसे कि हमने बस स्टैंड बनाया हुआ है वहां पे, तो इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हम जानबूझकर रिस्क को बढ़ावा दे देते हैं, समस्याओं को लेकर के हम चर्चा करते हैं, बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, फिर हम चर्चा करते हैं, फिर हम देखते हैं कि तो प्राकृतिक आपदा आ गई। प्राकृतिक आपदा को बढ़ाने में और उसके अंदर जो मानव कष्ट है और जो मानव के साथ में, लोगों के साथ में और समाज के साथ में जो परेशानियां होती हैं, उसमें हमारी जो प्रॉपर न प्लानिंग करने की जो एक वो भी एक बड़ा रोल अदा करता है। राठौर साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से आप लोग का विभाग लगातार जिम्मेदारी निभाता रहा है पूर्वानुमान को लेकर, आने वाले समय की चुनौती जो कि बढ़ने वाली है, हर कोई इस बात को स्वीकार कर रहा है, आपकी भी चुनौती ज्यादा बढ़ रही है कि आप और सटीक तरीके से बता पाए। आपको लगता है कि इस मामले में आप और आपका विभाग और हिंदुस्तान अभी और कितना आगे बढ़ा है? देखिए, इसमें 3 पहलू है। पहला पहलू तो ये कि समग्र रूप से ये जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको समझना होता है, और उनको समझने के लिए आपको लंबे समय के आंकड़े चाहिए और आंकड़ों का एक स्तर चाहिए। कहीं आप झूठा एनालिसिस तो नहीं कर रहे हैं जी। तो ये एक तो आकलन आपका वैज्ञानिक सम्मत हो, विज्ञान सम्मत हो, और दूसरा जो आप ये चक्र गड्डम गड्ढ होता है, तो ये जो बदलाव हो रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में अब भौतिकी और जो बाकी व्यवस्थाएं हैं उनको समझना होता है वैज्ञानिक तौर पर। तो ये लगातार क्रम है कि आप ये समझें, चीजों को शोध करें इस पर। तो अब जब मॉडल जब बनाते हैं, इसी शोध के आधार पे बनाते हैं और उसको फिर मॉडल करें, ताकि आप जो ये अतिवृष्टि की ये जो घटनाएं होती है उसको ठीक से आप भविष्यवाणी कर पाए। ठीक है रघुनंदन साहब, आपको लगता है कि बहुत से ऐसे उदाहरण हमें पीछे हिंदुस्तान में ही देखने को मिलते हैं जहां से शायद हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन शायद अभी कुछ और चीजें सीखने बाकी है? क्योंकि जैसा वार्ष्णेय साहब ने कहा कि साहब सिटी प्लानिंग जैसी चीज है, बेतरतीब विकास कहीं ना कहीं हमें शहरों और उसके आसपास दिखता रहता है, ये एक बड़ी समस्या के तौर पर आपको लगता है इस पर और ज्यादा प्रभावी काम करने की जरूरत? बिल्कुल है, और मुझे लगता है कि हमें ये भी समझना चाहिए कि नीतियां जब बनती हैं समाज में, ये कैसे बनती हैं, क्योंकि उन नीतियों को भुगतने के लिए हम सब बैठे हैं। चेन्नई के लोग भुगत रहे हैं, पौंडीचेरी में भुगत रहे हैं, उत्तरांचल श्रीनगर, सबके उदाहरण हमने देखे हैं। बात यह है कि जब नीतियां बनती हैं, एक तरफ राजनीतिक तत्व हैं, उद्योगपति हैं, उसमें जनता की आवाज़ कहीं खो जाती है। जिनका दबदबा ज़्यादा है वो नीतियों को बनवाने में ज़्यादा सक्षम रहते हैं। तो जब तक मुझे लगता है, जो सवाल उठा था कि निजी तौर पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे असरदार चीज़ जो हम कर सकते हैं वो जन आंदोलन को खड़ा करें, जो जनता की आवाज़ को उठाए कि हमारी समस्या क्या है, ताकि जो बिगड़े हुए चीज़ें हैं उस पर हम काबू करने में कामयाब रहें, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि केवल नीति बनाने से बात नहीं होती, क्योंकि कागज़ पे मेरे ख्याल से भारत में जितने हम कानून बनाते हैं वो शायद किसी और देश में नहीं है, पर हम कानून को लागू करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई ध्यान नहीं देते। उसके ऊपर भी हमें जोर डालना चाहिए। हम खुश हो जाते हैं कि हमने कानून बना दिया और हो गया काम हमारा, इससे नहीं होगा। नीतियां बनाना और उसको लागू करवाना, इसमें जनता को बड़े चेतावनी से इसको लेना पड़ेगा, और हमारी जिम्मेदारी को बढ़ाएंगे तब सरकार पे और जो राजनीतिक लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनके ऊपर दबाव बनेगा कि वो जिम्मेदारी से इस काम को करें। बिल्कुल, सरकार के साथ समाज को भी आना पड़ेगा। पल्लव बागला साहब, आप एक पत्रकार भी हैं, आप समझते हैं समाज के साथ भी आपका रास्ता पड़ता रहता है। आपको लगता है कहाँ पे अभी और ज्यादा चोट करने की जरूरत है, चाहे नए सिस्टम को बनाने की बात हो या पुराने सिस्टम को और ज्यादा प्रभावी करने की जरूरत जहां महसूस हो रही हो? देखिए, मैं 2 चीज़ कहूँगा इस मामले में। एक, जो चेन्नई का फ्लड है, जैसे वार्ष्णेय साहब ने समझाया, ये
कंप्लीटली अर्बन प्लानिंग का फेलियर है। इसको क्लाइमेट चेंज से जोड़ना जो है वो बहुत गलत होगा मेरे हिसाब से। वो इस तरह हुआ कि जो डीएमके की सरकार या एआईएडीएमके की सरकार या एनडीए की सरकार या यूपीए की सरकार की जो कमियां थी वो आपने यहां से निकाल के ओबामा साहब के सिर पे मर दी। एक राजनीतिक चेतना की भी जरूरत कहना चाहिए। अभी हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो उनका करा हुआ है, हो गया ये सब बिल्कुल अर्बन प्लानिंग का फेलियर है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। और दूसरी जहां तक रही बात जनता की जुड़ने की जो बात है, देखिए जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। अगर दिल्ली के अंदर गाड़ियां खरीदी जा रही हैं और हर आदमी डीजल की गाड़ी खरीदना पसंद करता है तो पोल्यूशन तो होगा ही। उसी तरह से अगर आप बड़े स्तर पे देखें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है जी, तो मेरा जो मानना है, एक बड़े वैज्ञानिक ने मेरे को समझाया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। रिच नेशंस वांट टू रिमेन सस्टेनेबली रिच and they want poor nations to remain sustainably poor. That is sustainable development. और वो अभी किसी दौर में मुझे बदलता नहीं दिख रहा। भले ही वो पेरिस में क्लाइमेट चेंज की बात हो या सेंडाई में एक बड़ा जो सम्मेलन हुआ डिजास्टर पे या आने वाले और भी सम्मेलन जो होंगे वो बदलता नहीं दिख रहा जी। लेकिन हम उम्मीद तो कर सकते हैं कि तमाम जब दबाव पड़ते हैं देश दुनिया के तमाम कोनों से तो कुछ उम्मीदें बनती हैं कि आखिर कुछ एक नतीजा निकलेगा। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शक आप हमारे साथ शामिल हुए, उन सबका बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो बात निकल के आई वो यही कि आखिर सरकार ने अपने स्तर पर बहुत कोशिशें की हैं, तमाम योजनाएं कानून बनाने की जो कोशिश हो रही है, न सिर्फ देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, लेकिन समाज को भी आगे आना होगा और हर एक इंडिविजुअल को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी, ये समझते हुए कि समस्या कितनी बड़ी है। अगर खुद को, मानव जात को पृथ्वी के लिहाज से आगे के लिए सुरक्षित छोड़ के जाना है तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो आज चर्चा में बस इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।